लास्ट टाइम हमने सॉलिड स्टार्ट किया था, लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर 2, और आपसे बात की थी अबाउट दी क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स डेफिनेशन। और मैंने आपसे ये कहा था कि देयर अपीयरेंस इज डिफरेंट। तो शेप तो दोनों का ही फिक्स होता है, झगड़ा फिक्स का नहीं है, क्योंकि सॉलिड है तो शेप फिक्स होगा। बात यह है कि वो फिक्स कैसा है, ऑर्गेनाइज है या रैंडम है, वेल पैटर्न है या नॉन पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल है या नॉन ज्योमेट्रिकल। तो तय ये हो गया कि क्रिस्टल्स ऐसे टुकड़े होते हैं सॉलिड्स के जिनका बहुत खूबसूरत और ऑर्गेनाइज ज्योमेट्रिकल शेप होता है। बार बार हम एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल, इस भरोसे के साथ कि ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिकल हमारे लिए नाम कम से कम नया नहीं है। हाँ, होता क्या है वो हमें नहीं पता, वो तो हो जाता है। क्या कह रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्रिकल शेप, व्हाट डू वी मीन बाय ज्योमेट्रिकल शेप? जिसकी स्पेसिफिक शेप विद साइड्स, बस। वो स्पेसिफिक क्या है, वही मैं स्पेसिफिकेशन सुनना चाह रहा हूँ। ऐसी कौन सी स्पेसिफिकेशन है जो उसे ज्योमेट्रिकल बनाती है? हमें क्लास 5 से ज्योमेट्री का बॉक्स आया था, ज्योमेट्री बॉक्स लगा पापा की पैसे आते हैं, इसमें तो पापा को पता है, उन्हें पता होगा कुछ नहीं होगा। अभी टाइम इतना नहीं है इस बात करें, जैसे इन्होंने आधा जवाब दे दिया कि ज्योमेट्रिकल शेप्स आर वेल डिफाइंड बाय देयर साइड्स एंड एंगल्स। उन्हें हम आसानी से उनकी साइड्स, 3 साइड्स होती हैं हर सॉलिड की, जो 3 डायमेंशन कहलाती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और उनके एंगल्स की मदद से आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए, मैं कुछ एक निकाल देता हूँ। फर्ज कीजिए इस वक्त जैसे आप बैठे हुए हैं कमरे में, हम पूरी दुनिया से माहिर तरीन ऐसे लोगों को बिठा दें जो पेंसिल स्केच बनाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है पेंसिल स्केचिंग, उससे हम अमूमन ये पुलिस वालों को जरूरत पड़ती है। अगर आपने कोई क्राइम होते देखा है एंड यू आर विटनेस, तो आपसे पूछेंगे शक्ल कैसी थी उसकी, और आपकी बताई बातों से उसे बनाते हैं। कंप्यूटर पर या पेंसिल स्केच में तो सुबह चलता है वो आदमी के साथ इस शक्ल का लगेगा। तो अगर हम आपसे कहें देयर आर एक्सपर्ट सिटिंग ओवर हियर, और आप को जो फेस नहीं भूल सकता वो आपके पेरेंट्स का होगा। हमने नहीं देखा आपके पेरेंट्स, आप यहाँ खड़े होकर समझाएं फादर या मदर का शेप और वो स्केच बनाएंगे, आपको पहली दफ़ा एहसास होगा हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डिस्क्राइब द फेस। हम अम्मी और अब्बू का शेप तो नहीं भूल सकते ना कोई,
मुझे याद नहीं आ रहा मुझे इतनी हो सकता, लेकिन आपको ये ख्याल आएगा मैं बताऊं क्या. How can I describe that shape? Because this is irregular. This is not geometrical. Human face is not geometrical. इसकी डिस्क्रिप्शन इंतहाई रैंडम है, बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना. उसका सबूत ये होगा कि जो आपके सामने दुनिया के एक्सपर्ट तरीन लोग बैठे हैं, जब आप डिस्क्रिप्शन देंगे तो इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्शन कि उन सब की शक्लें जो वो बनाएंगे आपस में भी नहीं मिल रही होंगी. अगर शक्लें देखेंगे तो अलग अलग लगेंगी. क्यों? क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी पुअर है और हो भी नहीं सकती. हम ये काम हमें आता भी नहीं है और हम कैसे डिस्क्राइब करें ह्यूमन फेस को. इसके बरखिलाफ उलट दें सिचुएशन को, सामने क्लास 6 के बच्चे बिठाते हैं जिन्होंने अभी भी तरह ज्योमेट्री सीखी है और उनसे कहें ड्रॉ ए सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, फौरन निकलेगा क्या मतलब प्रकार कंपास और यूं करके वो बच्चे तो माहिर हो गए उसमें. आप उसे कहें ड्रॉ ए स्क्वायर विद साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, सब बच्चों की एक जैसी शक्ल का स्क्वायर बने, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन कंप्लीट दे दी ना. सिर्फ वो बच्चा हो सकता है रह जाए जो पता ही ना हो स्क्वायर क्या होता है, कोई निकम्मा बच्चा क्लास में. अदरवाइज दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, नो कंफ्यूजन एट ऑल इन अ सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर, इन ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. तो ज्योमेट्रिकल शेप्स बड़े मजे से लेंथ और एंगल्स, ये दो चीजें हैं, इनकी मदद से बड़े मजे से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं. उसके बाद कोई अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. तो तमाम ज्योमेट्रिकल शेप्स, लेंथ, एंगल, बस दो चीजें हैं जिनको डिस्क्राइब करने से आप बता देंगे. अगर आप बताना चाहते हैं एक बहुत सिंपल शेप क्रिस्टल्स का, जो सोडियम क्लोराइड नमक का भी है और चीनी का भी है, वो है क्यूब. स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? Cube is a 3-dimensional shape where the length, breadth and heights are equal and the angles are 90 degrees. That's it. No confusion at all. No further explanation is required. So geometrical shapes are easy to describe and non-geometrical impossible to describe. उनकी स्पेसिफिकेशंस इतनी ज्यादा हैं, इतनी बेहंगम है कि डिस्क्रिप्शन खत्म ही नहीं होगी कभी. तो क्रिस्टल्स देखने से ही पता चलेंगे, वेल डिफाइंड लेंथ, ब्रेड्थ, एंगल्स और एक ही जैसे सबके होंगे और एमॉर्फस में तो कोई रब्त ही नहीं हो रहा. तो ये हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन लिखी थी. अब इसके फर्दर फीचर्स. दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी हम इनकी आपस में कंपेयर करना चाहते हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट. हर सॉलिड का होता है. क्रिस्टल्स की खूबी ये होगी कि दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मींस सारा क्रिस्टल एक फिक्स टेम्परेचर पर सडन और क्विक तरीके से मेल्ट होगा. मसलन एक सॉलिड है ऑक्सैलिक एसिड, नाइफ में यूज भी किया था, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 101 डिग्री सेंटीग्रेड. आप ऑक्सैलिक एसिड का क्रिस्टल लेकर उसे हीट करना शुरू करें, टेम्परेचर 100 तक पहुंच गया, उस सॉलिड क्रिस्टल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही है. जैसे ही टेम्परेचर 101 हुआ, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. इतना बड़ा टुकड़ा था, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. आप देखेंगे कि हम हीट किए जा रहे हैं, टेम्परेचर विल बी फिक्स, वो 101 से नहीं बढ़ेगा, 101 ही रहेगा until all the solid completely melts. It means क्रिस्टल एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू होते हैं और उसी टेम्परेचर पर कंप्लीटली मेल्ट हो जाते हैं. सो दे हैव अ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. किसी को 9th याद हो तो उन्होंने एक मेल्टिंग पॉइंट आपने निकाला था वैक्स का, कैंडल वैक्स, और उसमें ये आई थी कहानी कि आप पहले टेम्परेचर नोट करें जिस पे वैक्स मेल्ट होना शुरू हो, फिर वो टेम्परेचर नोट करें जिस पे मेल्ट वैक्स होना फिनिश करे. 2 टेम्परेचर मिलते थे और आप उसका एवरेज लेकर मेल्टिंग पॉइंट निकालते थे, बिकॉज वैक्स इज एमॉर्फस सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट फिक्स टेम्परेचर या शार्प नहीं होते. दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. उनका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उनकी मेल्टिंग रेंज होती है. तो वैक्स की मेल्टिंग रेंज है 48 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर में
वो मेल्ट होता रहता है। अब 9th के बच्चे इतनी बातें नहीं सुन सकते थे, तो उनके लिए हमने तरीका निकाला कि 48 पे मेल्ट होना शुरू होगा, 65 पे फिनिश करेगा, आप एवरेज ले लीजिएगा। लेकिन सही तरीका ये है कि हम रेंज लिखते हैं 48 टू 65, इस पूरे टेम्परेचर के दौरान वो मेल्ट होता रहेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट फर्क क्या सामने आया, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए लिखेंगे देयर melting point is sharp and sudden, that is they melt completely at fixed temperature. और इनके लिए लिखेंगे their melting point is not fixed, is not sharp and sudden, and they melt over a wide range of temperature. Why? तो हम अपने फैक्ट बता दिया ऐसा होने की वजह। मेल्टिंग पॉइंट असल में है टेम्परेचर at which the attractive forces between the particles overcome by the energy of the particles. हम सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये अपने पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस से ज़्यादा हो जाए, तो ये फोर्सेस को तोड़ती है और सारे पार्टिकल अलग हो जाते हैं। सॉलिड में सारे पार्टिकल जुड़े हुए हैं, लिक्विड में सब एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे के ऊपर मूव करने लगते हैं। तो क्रिस्टल्स के अंदर एक ही टेम्परेचर पर सारे का सारा सॉलिड मेल्ट होने का मतलब ये है कि जो पूरा नेटवर्क बना हुआ था सॉलिड में, पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सबके दरमियान यूनिफॉर्म फोर्स थी, इक्वल फोर्स। तो जैसे ही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हुई, सब एक साथ टूट गए। सब एक साथ इसलिए टूट गए कि सबके दरमियान फोर्स सेम थी। अगर फर्ज कर लीजिए ऐसा होता कि कहीं वीक फोर्स होती और कहीं स्ट्रॉन्ग, तो वीक वाले पहले टूटते, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं टूटते, तो कुछ हिस्सा मेल्ट हो जाता, कुछ हिस्सा मेल्ट नहीं। ये वो केस है जो एमॉर्फस होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान वेरिएबल फोर्सेस हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक, तो कहीं पहले मेल्ट हो जाता है, कहीं बाद में मेल्ट होता है। तो ये छोटा सा पॉइंटिंग हम इसके साथ रखेंगे। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन throughout the crystalline solid। पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिफॉर्म फोर्सेस होने की वजह से ऐसा होता है। और इधर लिखा इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ forces which vary from point to point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए ये फोर्सेस वेरी करती हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब कुछ ऐसी खूबियां खास किस्म की हमने नाम
आज से पहले सुने नहीं होंगे और आज के बाद सुनेंगे नहीं, एक ही दफा जिंदगी में आएंगी बातें। तो ये है नंबर 3, आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। आइसो का मतलब है सेम, ट्रॉप डायरेक्शन से निकलता है। आइसोट्रॉपी समथिंग विच इज लिंक्ड विद द सेम डायरेक्शन, और एनआइसोट्रॉपी उसका अपोजिट हो गया। बहुत सारी टर्म्स इंग्लिश में ऐसी हैं जिनसे पहले ए या एन लगा दें तो वो उसका अपोजिट बन जाती है। तो आइसोट्रॉपी का अपोजिट है एनआइसोट्रॉपी। तो ये है क्या, क्रिस्टल्स एनाइसोट्रॉपिक है और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक है, पहली बात। अब ये क्या है, एनाइसोट्रॉपी का मतलब है कि क्रिस्टल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्रिस्टल की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि आपने उस क्रिस्टल किस डायरेक्शन में रखा है। मिसाल के तौर पर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। हमने तो आज तक यही सुना पढ़ा कि फला चीज इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, फला चीज बैड कंडक्टर है, खत्म। यहाँ नई बात सामने आ रही है कि नहीं, अगर वो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो उसकी कंडक्टिविटी उस पर्टिकुलर सॉलिड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। ग्रेफाइट एक बहुत मशहूर सब्सटेंस क्रिस्टल है, कार्बन है ये क्रिस्टल, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर मेरे पास ग्रेफाइट का क्रिस्टल फर्स्ट कीजिए और मैंने उसको इस तरह रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, अगर मैं इसे इस डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। इसका मतलब है इन वन डायरेक्शन इट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट एंड इन अनदर डायरेक्शन इट रेजिस्ट। तो अब इसे हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहेंगे, तो साथ में ये बात कहेंगे इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कंडक्टर है, एक डायरेक्शन में नहीं है। ये खूबी कि एक सॉलिड अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यूज को चेंज करे अपनी डायरेक्शन के साथ, इस प्रॉपर्टी को एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। और अगर कोई सॉलिड अपनी डायरेक्शन चेंज करने से अपनी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू एक जैसी रह रही है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। एमॉर्फस अगर सॉलिड होगा तो आप चाहे जितनी डायरेक्शन बदल लें उसकी प्रॉपर्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस्टल होगा तो फर्क पड़ेगा। एक खूबी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें मैंने ग्रेफाइट कहा। दूसरी खूबी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सुना हुआ नाम है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एबिलिटी टू पास लाइट फ्रॉम एनी रिफ्रैक्टिंग सब्सटेंस। जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं उससे लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर अपनी डायरेक्शन से बैंड होती है हमेशा। व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मैट्रिक में पढ़ा था, इट बेंड्स और इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो वो अपनी डायरेक्शन किस एंगल पे चेंज करेगी ये डिपेंड करता है कि वो डेंसर मीडियम कौन है। तो हर डेंसर मीडियम की अपनी एबिलिटी है कि वो लाइट को किस एंगल पर डिफ्लेक्ट करे। उन्हीं सब्सटेंसेस में एक है गिलास, शीशा। और मैंने शुरू में कहा जब हमारी बात चल रही थी कि गिलास इज एमॉर्फस, क्रिस्टल नहीं होता। तो अब गिलास स्लैब, अगर आपको याद हो तो मैट्रिक में प्रैक्टिकल किया है, गिलास स्लैब दी गई थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते थे। ग्लास स्लैब ड्राइंग शीट पे रखी जाती थी, पिने लगाते थे, एक आंख बंद करके वो पिनों की डायरेक्शन देखकर आप रे डायग्राम बनाते थे और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता था। पॉइंट इज उस प्रैक्टिकल की नौबत नहीं आ सकी, लेकिन अगर आती तो ये बातें आपको याद करनी पड़ती कि वाइवा में ये बातें पूछी जाती हैं कि अगर आपके पास जो ग्लास स्लैब होती थी और जो बच्चे बाकी प्रैक्टिकल करते थे ग्लास के, उनकी ग्लास स्लैब के साइज में फर्क होता था। किसी को बड़ी मिलती थी, किसी को छोटी, स्कूलों में ऐसे अलग अलग साइज के। फिर एक और चीज होती थी, किसी की स्लैब का एज टूटा हुआ होता था,
वो बच्चे को टेंशन तो ये प्रैक्टिकल का वाइवा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर वन, अगर ग्लास स्लैब को बीच में से तोड़ के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ग्लास स्लैब लिटा के ना रखें, सीधी खड़ी कर दें तो क्या, जिसको नहीं पता वो कहते हैं प्रैक्टिकल वाला हो जाएगा। अब ये बातें जो हम आपसे कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर गिलास एमॉर्फस है तो ग्लास स्लैब को तोड़ दें, उसे किसी भी डायरेक्शन में रख दें, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जिस तरह चाहे रख दें, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई फर्क नहीं। सिर्फ ये बात फर्क पड़ता है कि अगर टूटी हुई हम आपको ग्लास स्लैब दे दें, बीच में से तोड़ दें, तो बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि टूटी हुई ग्लास स्लैब में वो सही विजन कर पाए पिन को। पिन की इमेज जो है वो डबल आने लग जाएगा। तो जो एक्सपर्ट है वो तो कर लेगा, जो बच्चे पहली दफा कर रहे हैं उन्हें ट्रबल होगी। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को ऐसी ग्लास स्लैब दें जो अगर एच टूटा हुआ है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा ना टूटी हुई, वरना उन्हें परेशानी होगी। अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गिलास को जिस डायरेक्शन से चाहे रखें, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आया, 1.33 आता है, वो वही रहेगा। लेकिन अगर हम गिलास के अलावा किसी और चीज को इस्तेमाल करें जो क्रिस्टल हो, मसलन कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल है, उसका नाम है कैल्साइट। आपने नाम भी शायद अभी नहीं सुना हो, लेकिन अहम बात यह है कि वो गिलास की तरह ही ट्रांसपेरेंट होता है। उसे अगर हम रखें और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें और फिर जिस तरह उसे रखा है उसे घुमा दें थोड़ा सा, दोबारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्रिस्टल अपनी वैल्यू चेंज करेंगे डायरेक्शन के साथ, और एमॉर्फस अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। तो अब ये पॉइंट हम नंबर 3 पे लिखेंगे। क्रिस्टलाइन solids are anisotropic, that is they show different values of same physical property in different directions. Or amorphous solids are isotropic, that is they show same value of their physical properties in all directions. और इसकी एग्जाम्पल ग्रेफाइट conduct electricity in one direction and becomes bad conductor in direction perpendicular to first.
तो अब ये आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी बहरहाल ये लफ्ज हमारे लिए नया। इसी तरह का एक और है और ये है नंबर 4 कैटेगरी प्रॉपर्टी और ये है क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन्स। एक खूबी जो डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल में हम और मेंशन करते हैं, ये कहने के अलावा कि क्रिस्टल्स में शेप रेगुलर हैं, वेल डिफाइन हैं, ऑर्गेनाइज हैं, ज्योमेट्रिकल हैं, वो है रिपीटिटिव है। एक पर्टिकुलर पैटर्न का शेप अपने आप को बार बार रिपीट करता है, तभी तो डिजाइन बनता है। चाहे आप अपने कपड़ों पे मौजूद डिजाइन पर गौर करें या अपने आसपास मौजूद चीजों पर, पैटर्न तभी बनता है जब एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। जो भी डिजाइन बना होगा वही फिर बार बार रिपीट होगा तो एक पैटर्न बन जाता है। तो क्रिस्टल्स में जैसे मैंने कहा एक बहुत कॉमन शेप है क्यूब, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए शेप विच इज 3 डायमेंशनल। आप बोर्ड पर लेंथ और हाइट दिखा देंगे, आप ब्रेड कैसे शो करेंगे? तो आप एक्स और वाई एक्सिस तक तो बना लेते हैं, जेड एक्सिस मतलब हवा में तो नहीं बना सकते। तो अगर हमें कोई 3 डायमेंशनल शेप समझाना या बताना हो तो इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ। तो हम उसे कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि इल्यूजन बने और बच्चों को ऐसा तासुर मिले कि ये 3 डायमेंशनल है। तो ऐसा हम क्यूब में कर लेते हैं कि हमें लगे वो बॉक्स है 3 डायमेंशनल। कैसे? हमने एक स्क्वायर बनाया और उसी के ओवरलैप करके एक और स्क्वायर बनाया, साइड बाय साइड 2 स्क्वायर बन गए, इनके एक्सिस मिला उसका ऐसा बॉक्स 3 डायमेंशनल बॉक्स। जो क्रिस्टल है जैसे सोडियम क्लोराइड, वो ऐसा क्यूबिकल क्रिस्टल बनाता है, वो तो बड़ा है जो हमें नजर आता है। इनसाइड द क्रिस्टल व्हाट इज हैपनिंग, उसके जो पार्टिकल्स हैं आयंस, कैटाइन और एनाइन, वो तो दिखाई नहीं देते हैं। कम से कम भी 10 मिलियन पार्टिकल्स एक जगह जमा कर दूं तो एक नुक्ता नजर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि फिर एक पार्टिकल कितना छोटा होगा। तो इस एक छोटे बॉक्स को बनाने में टोटल 8 पार्टिकल्स लगते हैं। इसके 8 कोने हैं, हर कोने पर एक पार्टिकल है। तो 8 पार्टिकल्स मिले और एक क्यूब बन गया। ये क्यूब नजर आएगा, सवाल ही गलत नहीं होता। मैंने तो आपसे कहा जब तक ये 10 मिलियन ना हो जाए आपको नजर आ ही नहीं सकते। 8 क्यों नजर आएंगे? इन्हें कम से कम 8 लाख करते हैं, आप कब नजर आएंगे? तो अब सोचते हैं 8 लाख के लिए। ये अभी तो मैं बात कर रहा हूँ रिपीटिशन की। ये है सबसे बेसिक यूनिट जो बन गया, जिसमें से 8 पार्टिकल्स का हिस्सा दिया। तो जो हमें क्यूब नजर आता है वो तो ये नहीं हो सकता है। वो कौन है? हमने कहा वो क्यूब बनता है। अब इसी तरह जब इन 8 ने ये बनाया है तो जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो भी क्यूब ही बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है यही शेप ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ रिपीट होकर जुड़ता जाएगा। तो हजारों लाखों क्यूब्स जुड़ेंगे। मुझे बताइए बच्चों का होते हैं ना छोटे छोटे क्यूब ब्लॉक्स, छोटे बच्चे खेलते हैं, क्या मैं ब्लॉक्स जो कि क्यूबिकल हैं उन्हें जोड़कर बॉल बना सकता हूँ गोल सी? नो, क्यूबिकल चीज से गोलाई वाली चीज नहीं बन सकती, सेंसलेस। इसी तरह अगर आपको मैं बॉल्स दे दूं और आपसे कहूं कि इससे चकोर चीज बनाकर दिखा दें तो नहीं बन सकती। तो अगर मैं क्यूब्स जोड़ूंगा तो उससे क्यूबिकल टाइप की ही चीज बनेगी। तो अब हमारा मानना है कि जो क्रिस्टल हमें नजर आता है छोटा सा, उसमें
बिलियंस और ट्रिलियंस छोटे छोटे क्यूब्स जुड़े हुए होते हैं। कैसे? ये एक आर्ट्स ने बनाया, अब इसके बराबर में जो और पार्टिकल है वो कैसे इसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ये कितने हो गए? ये दो, हमें लग रहा है अब 2 क्यूब्स हो गए, 4 पार्टिकल्स और ज्वाइन हुए 2 क्यूब्स हो गए। कितने पार्टिकल्स और आ गए? 4 और आ गए। ये कितने क्यूब्स हो गए? 3। सिर्फ 2 पार्टिकल्स और ज्वाइन करवाएं तो ये कितने क्यूब्स हो गए हैं? अब इसे देखने का अंदाज, 1 2 3 4 तो है ही, एक बड़ा क्यूब नहीं बन गया? 4 के सेट से एक बड़ा क्यूब बन गया। ठीक है, अब ये रिपीटिशन हो रही है, एक ही शेप अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसा ही पूरा यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, तो फिर एक और बड़ा क्यूब बन गया। एंड इन दिस वे इट ग्रोज। लाखों की तादाद में ऐसे जुड़ते जाएंगे तो वो क्रिस्टल बनेगा जिसे आप देखते हैं। तो इसका मतलब है इनसाइड दैट क्रिस्टल देयर आर लिटिल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम शेप। ठीक है, दीवार बनाते हैं ना हम, ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के बनाते हैं, बीच में सीमेंट जोड़ते रहते हैं, ब्लॉक्स से जोड़ते रहते हैं। अगर कभी दीवार क्रैक हो झटकों की वजह से, हैमरिंग की वजह से नहीं, तो उसमें दरार पड़ जाती है, तो उस दरार में वो हमें नजर आती है ईंटों का पूरा कि यहाँ से ज्वाइन हुए हुए। पुरानी इमारतें होती ना, उसकी दीवारों में अगर प्लास्टर उड़ जाए तो हमें ईंटों का शेप नजर आता है। तो जहां जहां से ज्वाइन होती है ईंट, वो जगह पहले टूटती है। ये जो लफ्ज क्लीव है, इसका मतलब है दरार पड़ना। तो अब क्रिस्टल्स चूंकि छोटे छोटे उन्हीं शेप्स के क्रिस्टल्स के मिलने से बना है, तो जब बड़ा क्रिस्टल क्लीव करेगा, उसमें क्रैक्स पड़ेंगे, तो वो क्रैक्स भी क्यूबिकल शेप के होंगे ना। तो अगर बड़ा क्रिस्टल टूटेगा और वो क्यूबिकल शेप का है, तो उसके जो छोटे टुकड़े बनेंगे वो भी क्यूबिकल शेप के होंगे। ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लीवेज। अब अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये जो कि 4 क्रिस्टल से मिलकर बना है, तो 4 क्रिस्टल्स उसी शेप के 4 क्यूब्स अलग हो जाएंगे। अगर मैंने क्यूब्स जोड़ जोड़कर कोई शेप बनाया है, तो तोड़ने पर उसमें से बॉलें तो नहीं निकलेंगी ना, जिनसे मिलकर बना है वही चीज अलग होगी ना। तो हमने अपनी आंखों से ये देखा कि जब हम क्रिस्टल ग्रो कराते हैं, बनाते हैं क्रिस्टल, मैंने भी वो तरीका आपको बताया कि आप किसी सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कीजिए, उसके बाद वो सॉल्यूशन कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। जैसे जैसे उसमें से पानी इवेपोरेट होगा, उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स मिलकर क्रिस्टल बनाएंगे। जब सारा पानी सूख जाएगा और आप अंदर झांक कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने हुए होंगे और सबका शेप सेम होगा, सब क्यूबिकल होंगे। तो हम कहते हैं ये है कि वो एक बड़ा क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनका कंटेनर होता है उसमें इतनी जगह नहीं होती। तो जैसे ही वो बड़ा क्यूब बनने लगता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो उसमें क्रैक्स पड़ते हैं और उसके टुकड़े हो जाते हैं। वो सारे टुकड़े उसी शेप के होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वो उन्हीं टुकड़ों की मदद से बड़ा शेप बनाने की कोशिश कर रहा था, कामयाब नहीं हुआ। ये खूबी है क्रिस्टल्स में, बड़े क्रिस्टल का शेप छोटे क्रिस्टल का शेप एक ही होगा। इमॉर्फस अगर कभी क्रैक होंगे तो रैंडम तरीके से, उनके सारे टुकड़े अलग अलग शेप के होंगे, तो उनमें की प्रॉब्लम है। तो ये हो गया पॉइंट 4, ब्रेकिंग ऑफ बिग क्रिस्टल in crystals of same shape is called cleavage. तो बड़े क्रिस्टल्स का उसी शेप के छोटे क्रिस्टल्स में टूटना क्लीवेज कहलाता है। वो पर्टिकुलर प्लेन कहलाता है
क्लीवेज प्लेन, यानी अब यहाँ आपको ये प्लेन्स नजर आ रहे हैं कि यहाँ से टूटेगा तो ये टुकड़ा अलग होगा, which contain the direction of cleavage is called ये खूबी एमॉर्फस में नहीं है, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे नो क्लीवेज इन एमॉर्फस solids and no cleavage in चार पॉइंट्स जैसे ज्योमेट्री, then we have melting point, isotropy and anisotropy and cleavage. एक आखिरी अब पॉइंट है, उससे इंशाल्लाह से आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।